हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बेटा वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण, यानी अक्षीय स्थिति पर स्थित किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और इसके जस्ट आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर आरबीएससी बोर्ड एग्जाम के लिए और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, यानी यहाँ से आपको एक डेरिवेशन जरूर मिलेगा या इससे रिलेटेड कोई भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। तो क्या है अक्षीय स्थिति और क्या है निरक्षीय स्थिति, उसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो आज हम ओनली बात करेंगे बेटा अक्षीय स्थिति के बारे में। किसके बारे में? अक्षीय स्थिति के बारे में। तो अक्षीय स्थिति होती क्या है, उससे रिलेटेड यानी उसके बारे में बात करने से पहले हम बात करें वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। तो आपने क्या लिया, एक लिया माइनस क्यू आवेश। ठीक है, एक आपने ले लिया माइनस क्यू आवेश और एक लिया आपने कौन सा, प्लस क्यू आवेश। दोनों को एक न्यूनतम दूरी पर रखा और इनका मध्य बिंदु ले लिया आपने O और इसको नाम दे दिया A और B। यानी ये क्या हो गया, आपके पास एक वैद्युत द्विध्रुव हो गया। क्या हो गया बेटा? वैद्युत द्विध्रुव हो गया। एक वैद्युत द्विध्रुव लिया, वैद्युत द्विध्रुव के अब देखो अक्षीय स्थिति होती है जो भी आपके पास 33 होगा, यानी जैसे मान लीजिए एक्सिस आप जानते हैं। ठीक है, अगर वर्टिकली है, ऊर्ध्वाधर है, तो उसे हम बोलेंगे कौन सा, यानी अगर इसकी बात करें तो ये होती है निरक्षीय और ये होती है अक्षीय। समझ गए? यानी ओरिजिन से लेते हैं आप, इस ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से ये लाइट पास हो रही है तो इसको हम क्या बोल देंगे बेटा? अक्षीय स्थिति बोल देंगे। कौन सी स्थिति बोल देंगे? अक्षीय स्थिति। अब उसके बाद अगर हम बात करें इसके किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अक्षीय स्थिति पर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके लिए आपने लिया r दूरी पर एक बिंदु ले लिया P। कौन सा बिंदु ले लिया? P बिंदु ले लिया, कैपिटल P, जहां पर आपने एकांक धनावेश रखा। कौन सा आवेश रखा? एकांक धनावेश रखा। और आप देखते हैं कि जब आप एकांक धनावेश रखते हैं यहाँ पे, तो ये जो प्लस वाला आवेश है वो इस प्लस को क्या करेगा, अपने से दूर भेजेगा, यानी इसके ऊपर धक्का लगाएगा, यानी इसके ऊपर एक बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जो कि कितना होगा, F1। यानी अगर इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी जाए तो कितनी होती है, प्लस क्यू के कारण E1। माइनस क्यू इस प्लस को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो कितना ले लिया आपने, E2 ले लिया। क्लियर? तो अगर हम बात करें प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं बिंदु P पर, देखो कितनी आएगी, प्लस क्यू के कारण E1। और दूसरी चीज यहाँ पे देखो, अगर ये R लिया है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, इतना R, इसमें से माइनस करेंगे आप कितना, A। क्यों? क्योंकि 2A है ये दूरी, तो A और A कितना हो गया, 2A हो गया A भी, तो ये A माइनस करोगे तो ये आ जाएगा R माइनस A। और A और P के मध्य की दूरी लेते हैं तो R प्लस A, यानी यहाँ से यहाँ तक R और ये कितना A, तो R प्लस A। तो E1 इक्वल आ जाएगा KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा, BP, तो BP का स्क्वायर। तो इसे लिखेंगे KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R माइनस A का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात? दिशा किधर होगी, B से P की तरफ, BP की ओर, यानी B से P की तरफ। समझ आ गई बात? दूसरी चीज, अगर आप देखते हो माइनस Q के कारण, अगर माइनस क्यू के कारण देखते हो बिंदु P पर, तो E2 बराबर माइनस KQ अपॉन AP स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है इसका, KQ अपॉन R स्क्वायर होता है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये KQ माइनस और ये हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, P से A की तरफ, PA की ओर।
समझ गए, यानी एक दूसरे के विपरीत चल रही है। दूसरी चीज, अगर आप बिंदु P पर देखते हैं, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र, यानी आपने अलग अलग चार्जेस के लिए तो देख लिया, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा कुल वैद्युत क्षेत्र तो ज्ञात ही करना पड़ेगा। तो कितना लिखोगे आप इसे, E अक्षीय बराबर E1 प्लस E2, दोनों के मान रख दीजिए आप। E1 का मान ये रहा और E2 का मान ये रहा, ठीक है। तो दोनों मान रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा KQ अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये चीज, यानी आपको करना कुछ नहीं है, दो इक्वेशन लिखनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है, यानी कुल वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है P पॉइंट पे। तो आपके पास फाइनल, अगर आप देखो इनमें दोनों में कॉमन आ रहा है KQ, तो E बराबर KQ तो कॉमन आया बेटा, ठीक है। KQ अगर कॉमन आ गया तो बचा कितना अंदर, 1 अपॉन R माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस ए का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपके पास बच गई। क्लियर है ये चीज। अब देखें यहाँ पे KQ तो कॉमन चल ही रहा है, एलसीएम लेंगे तो A माइनस बी A प्लस बी तो बन ही रहा है, आइडेंटिटी बन रही है ना ये हमारे पास। तो कितना लिखेंगे, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस R माइनस ए का होल स्क्वायर। KQ इसका होल स्क्वायर करेंगे आप A प्लस बी और A माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बेटा, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2RA माइनस इसका करेंगे तो R स्क्वायर प्लस, अब प्लस तो हट जाएगा माइनस लग जाएगा, A स्क्वायर प्लस 2RA डिवाइड में वही चल रहा है होल स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, आ गई बात समझ। अब इसके बाद सबसे पहले आप इसे लिख लीजिए ताकि आपको याद भी रहेगा। तो यहाँ पे देखो, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो एलिमिनेट हो रही है टर्म्स उनको क्या कर देंगे आप, एलिमिनेट कर देंगे, यानी हटा देंगे। जैसे ये वाली टर्म क्या हो जा रही है, कट रही है, यानी इसको हटा दीजिए आप। तो वैल्यू कितनी आई नहीं है आपके पास, देखें बहुत इजी डेरिवेशन है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, आप एक बार में भी इसे याद कर पाओगे। बस इसको प्रैक्टिस करनी है, आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी है ताकि अच्छे से अच्छे नंबर ला सको आप। क्लियर। तो देखो E अक्षीय के लिए अगर हम बात करें, KQ 2RA बच गया और ये 2RA बच गया डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। KQ तो ऐसे कैसे बेटा, ये कितना हो गया, 4RA डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 4 है, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 भी तो लिख सकते हैं आप। तो कितना लिखा आपने, 2KR को तो एक जगह लिख लिया और 2QA को एक जगह लिख लिया और R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2KR इस वैल्यू को क्या लिखते हैं आप, वैद्युत विद्युत आघूर्ण, जिसे आप किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल p से डिनोट करते हैं। तो कितना आ गया, स्मॉल p डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यह आपके पास कौन सी स्थिति आ गई, अक्षीय स्थिति आ गई। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी ये कौन सी स्थिति आ गई आपके पास, अक्षीय स्थिति आ गई। और थोड़ा इसे आगे सॉल्व करते हैं। देखें अब आगे इसको, यदि R बहुत ज्यादा बड़ा हो किससे, A से, तो A स्क्वायर बराबर क्या मान लेंगे आप, नगण्य, यानी ना के बराबर मान लेंगे, यानी 0 नहीं मानेंगे, नगण्य, यानी उसको एलिमिनेट ही कर देंगे वहां से। तो कितना आ जाएगा, तो E अक्षीय बराबर 2KRP डिवाइड बाय R स्क्वायर और उसका स्क्वायर, क्योंकि इसको तो नगण्य मान लिया आपने A स्क्वायर को। कितना हो गया आपके पास, 2KP R डिवाइड बाय R की पावर 4, एक R से एक R कट गया तो कितना आ गया, 2KP अपॉन R क्यूब। तो E अक्षीय के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो आपको क्या लिखना है, 2KP अपॉन R क्यूब, या आप इसे लिख सकते हैं E अक्षीय बराबर 2 मल्टीप्लाई यानी 2P अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब भी लिख सकते हैं, ठीक है, मर्जी हो उसमें लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे अगर इसकी दिशा पूछी जाए तो दिशा इसकी होगी हमेशा, जिधर ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र सबसे ज़्यादा किधर है, जो नियर बाई एकांक सदिश के है, तो किधर की तरफ होगा, बी से पी की तरफ, बी से पी की तरफ। यानी हम बोल सकते हैं कि द्विध्रुव की दिशा में, यानी पी की दिशा में। अब ये जो स्मॉल पी है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसी की दिशा में क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये हो गया हमारे पास अक्षीय स्थिति। किसकी हो गई, अक्षीय स्थिति के बारे में हमने आज बात कर ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। लाइक